हेलो रॉक स्टार्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्राणी जगत। प्राणी जगत पढ़ने से पहले कुछ बातें। प्राणी जगत चैप्टर जो है आप अक्सर कंफ्यूज होते हो कि मैं कैसे याद करूं, इसका एग्जाम्पल कैसे याद होगा या कैसे पढूं इसे कि समझ में आ जाए, क्योंकि आपको ऐसा फील होता है कि ये बहुत रटने वाला टॉपिक है। लेकिन प्राणी जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा रटना पड़े। हाँ, एग्जाम्पल्स ज़रूर आपको याद करने पड़ते हैं, वो भी जब हम कई बार एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, तो लगता है कि कैसे याद होगा कैसे याद होगा। लेकिन जब कई बार देखने की शुरुआत हो जाती है तो अचानक एक हमारे दिमाग के अंदर फिगर बन जाता है कि हाँ, इससे बिलोंग करता है। बहुत ज़्यादा आपको इंटेंशनली एग्जाम्पल्स को रटना नहीं है, रटना तो बिल्कुल नहीं है, बस देखते जाना है। जिस संघ को हम पढ़ेंगे उसके एग्जाम्पल्स थोड़ा देख लेंगे क्या होता है, ठीक है। जब भी प्राणी जगत की बात करते हैं तो जैसे कि आपको पता है कि R H विटेकर साहब ने जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको 5 किंगडम में डिवाइड किया था, 5 जगत में डिवाइड किया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। यानी प्राणी में, प्लांट्स में यानी पादप में, फंगस यानी कवक में, मोनेरा और प्रोटिस्टा में डिवाइड किया था। हम यहाँ पे जिक्र करते हैं किसका, प्राणी जगत का। प्राणी जगत के बारे में हमें R H विटेकर साहब के चार्ट के हिसाब से बस दो तीन बातें ही पता चलती हैं कि जो प्राणी जगत होता है वो क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है, यानी बहुत सारी कोशिकाओं का बना होता है। फिर हमें ये पता चलता है कि यूकैरियोट होते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। फिर हमें ये पता चलता है कि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते, यानी फोटोसिंथेसिस का फंक्शन, प्रकाश संश्लेषण का फंक्शन नहीं होता इसमें, क्योंकि सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट टाइप की जो संरचना होती है वो नहीं पाई जाती। लेकिन क्या प्राणियों के बारे में इतनी बात जान लेना कि वो मल्टी सेलुलर होते हैं, अपना खाना खुद नहीं बनाते, उनके पास सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ये हर प्राणी को बताने के लिए या हर प्राणी के बारे में जानने के लिए सफिशियंट नहीं है। तो ज़रूरत पड़ी कि प्राणियों के बारे में थोड़ा हम और ज़्यादा जानें और उनको ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर से हम एक ग्रुप में रखें, ताकि हम उसे आइडेंटिफाई कर पाएँ कि हम किसी ग्रुप के प्राणी के बारे में बात कर रहे हैं, किसी संघ के प्राणी में बात कर रहे हैं तो उनके जनरल फीचर्स क्या होंगे, उनके कैरेक्टर यानी लक्षण क्या होंगे। वैसे ही प्राणी जगत के वर्गीकरण की शुरुआत हुई और वर्गीकरण का आधार बनाया गया। तो वर्गीकरण के आधार में क्या क्या था, जैसे प्राणियों की संरचना एवं आकार में विभिन्नता होते हुए भी उनकी कोशिका व्यवस्था, शारीरिक सम्मिति, प्रगुहा की प्रकृति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र आदि इन रचनाओं को, आदि इन चीज़ों को क्या बनाया गया, आधारभूत बनाया गया। और इसके बेसिस पे वर्गीकरण किया गया प्राणियों का। तो हम इसी वर्गीकरण को आगे की तरफ बढ़ाएं तो जो पहला वर्गीकरण का आधार था वो क्या था, बॉडी के संगठन के स्तर, संगठन के आधार पर बात करें कि बॉडी कैसे बनी हुई है। तो जैसे कि आपको ही पता होगा कि कोशिका और कोशिका यूनाइट होती हैं तो क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। ऊतक से हमारे यहाँ अंग बनता है और अंग मिलके क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। तो देखा गया कि प्राणियों में 4 तरह का शारीरिक स्तर होता है, कोशिकीय स्तर, ऊतकीय स्तर, अंग स्तर और अंग तंत्र स्तर। तो जो सेलुलर ग्रेड यानी कोशिकीय स्तर होता है, इसमें जो प्राणी हैं मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे कोशिका के बने हुए बहुकोशिकीय हैं। लेकिन यहाँ बहुत सारी जो कोशिकाएं हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं हुई हैं, कोशिका के रूप में ही मौजूद हैं। अच्छा, इस तरह का जहाँ संरचना देखा गया कि मल्टी सेलुलर होते हुए भी सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया गया, वहाँ पे देखा गया कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ पावर ऑफ रीजनरेशन मिलता है। हमने बताया भी था लेक्चर में, प्रिमिटिव टाइप ऑफ पावर ऑफ रीजनरेशन का मतलब ये होता है बहुत प्राचीन टाइप का रीजनरेशन की पावर। इसमें क्या होता है कि सेल्स के पास या कोशिकाओं के पास एक क्षमता होती है कि एक कोशिका दूसरी कोशिका में परिवर्तित हो जाती है, सेल्स इंटर कन्वर्टिबल होती हैं। इसके एग्जाम्पल हम कहीं ना कहीं पूरी फेरा में पढ़ते हैं। फिर बात करते हैं, अगर हम ऊतक स्तर की बात करें तो ऊतक बनता है, तो ऊतक को जब हम डिफाइन करते हैं तो बोलते हैं कि ऊतक एक कोशिकाओं का समूह होता है जो हो सकता हो कि संरचना में समान ना हो, कार्य में समान ना हो, लेकिन एक साझा फंक्शन यानी कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इनकी उत्पत्ति सेम होती है। यहाँ पे सेल्स या कोशिकाएं ऑर्गेनाइज होकर जिस भी ऑर्गेनिज्म में ऊतक बना चुकी थी उन्हें, उनका बॉडी या शारीरिक स्तर कैसा था, ऊतक स्तर का था, जिसका हम जिक्र करते हैं सिलेंट्रेटा में और टीनोफोरा में। फिर हम बात करते हैं किसका, अंग स्तर की। ऑर्गन लेवल की बात करें तो हमारे यहाँ टिश्यूज जो थे यानी ऊतक जो थे वो ऑर्गेनाइज होकर क्या बना चुके थे, ऑर्गन बना चुके थे। और जब ऑर्गन बना चुके थे तो डेफिनेट सी बात है कि अब अंगों की शुरुआत बनने की शुरुआत हो चुकी होगी। तो हम इसमें प्लेटी हेलमिंथेस के बारे में पढ़ते हैं। फिर हमारे पास आता है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यानी अंग तंत्र। तो अंग तंत्र हम कहते किसे, पहले ये समझ लें। तो अंग तंत्र का सीधा सा मतलब है कि जब एक ही फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए
जब बहुत सारे अंग हिस्सेदारी लें, जैसे मान लीजिए हम पाचन की बात करें तो पाचन में हमारे यहाँ देखिए कितने अंग लगे हुए हैं। मुख गुहा है हमारे पास, दांत है हमारे पास, जीवा है हमारे पास, अमाशय है, अग्नाशय, तमाम स्ट्रक्चर्स मिलके बस एक ही फंक्शन को अंजाम दे रहे हैं और एक सिस्टम बना रहे हैं जिसे हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा अंग तंत्र प्रणाली हमें देखने की शुरुआत मिली कहाँ से? तो मिली हमें एस के हेलमिंथिस से लेके कॉर्डेटा तक का जितना मेंबर पढ़ेंगे वहाँ ऐसा दिखेगा। फिर हम बात करते हैं कि परिसंचरण तंत्र के हिसाब से बात कर लें तो परिसंचरण की बात करते हैं तो रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है दो प्रकार का होता है एनिमल्स में। कहीं कहीं पे खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और कहीं पे बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब खुले प्रकार का मतलब क्या होता है? खुले मतलब समझ ही रहे होगे, खुला खुला। हमारे यहाँ जो रक्त संचारित होता है वो ब्लड वेसल्स में होता है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जहाँ ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती। जो रक्त होता है वो कोशिकाओं के चारों तरफ होता है और उसे रक्त को हम हीमोलिम्फ बोलते हैं। हीमोलिम्फ बोलते हैं, रक्त लसीका। फिर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज की बात करेंगे तो हमारे यहाँ कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें रक्त जो है वाहिनियों में बहता हो उसे हम बोलेंगे बंद तरह का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। फिर बात आई सम्मिति की। सम्मिति के आधार पे अगर हम वर्गीकृत करें प्राणियों को तो क्या होगा? तो सम्मिति पहले हमें समझना जरूरी है। सम्मिति की जब भी बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि कोई ऐसा प्लेन जिससे कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को कट करें तो उसे दो बराबर हिस्सों में बांट सकें तो हम बोलेंगे कि ऑर्गेनिज्म क्या है? सम्मिति शो करता है। तो सम्मिति के आधार पे भी ऑर्गेनिज्म को बेसिकली दो हिस्सों में बांटा गया है, एक तो जो सम्मिति शो करते थे और एक जो सम्मिति नहीं शो करते थे। सम्मिति के आधार पे असम्मित ऑर्गेनिज्म मिले और सम्मित ऑर्गेनिज्म मिले। तो जो असम्मिति होते हैं उसमें कोई ऐसा प्लेन पॉसिबल नहीं होता है जो ऑर्गेनिज्म को दो बराबर भागों में बांटे। अगर इसके एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो हम बोलते हैं कि ओरीफेरा से बिलोंग करने वाले मैक्सिमम जो जानवर हैं, जो जीव हैं, वो असम्मित शो करते हैं। उनके यहाँ भी उदाहरण एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन की बात करें, अपवाद की बात करें तो ल्यूकोसिलिनिया और साइकॉन जो होते हैं वो बिलोंग तो करते हैं पोरीफेरा से, लेकिन उसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, अरीय सम्मिति पाई जाती है। फिर हमारे यहाँ कुछ मेंबर्स होते भी हैं, जैसे मोलस्का की बात करें तो मोलस्का जब हम संघ पढ़ेंगे तो देखेंगे मोलस्का में एम्ब्रियोलॉजिकल यानी भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान इनके में जो सम्मिति होती है क्या होती है? वो रेडियल सिमेट्री होती है। लेकिन बाद में जो होते हैं क्या हो जाते हैं? ये असम्मित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें टोरिजन हो जाता है ऐंठन के कारण। फिर हम बात करें सम्मिति की तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको दो बराबर हिस्सों में बांटा जा सके, कोई ऐसा प्लेन पॉसिबल हो, तो इस सम्मिति के हिसाब से हम बात करें तो अरीय सम्मिति होता है, द्विपार्श्व सम्मिति होता है। ये तमाम सम्मिति हम पढ़ते हैं। जब अरीय सम्मिति की बात करते हैं, रेडियल सिमेट्री की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि ऐसा प्लेन जो किसी ऑर्गेनिज्म को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करे, लेकिन प्लेन पास होना चाहिए सेंटर से यानी केंद्रक से और टॉप टू बॉटम इन्वॉल्व करना चाहिए, तो हम बोलते हैं अरीय सम्मिति शो करता है, रेडियल सिमेट्री शो करता है। इसका एग्जांपल हम हाइड्रा में पढ़ते हैं, सिलेंट्रेटा जो संघ है इसका एग्जांपल होता है। अच्छा, ल्यूकोसिलिनिया और साइकान में भी अरीय सम्मिति पाई जाती है। फिर आता है दूसरा बाई रेडियल सिमेट्री। ठीक है, बाई रेडियल सिमेट्री का मतलब द्विअरीय समिति हो गया। द्विअरीय समिति क्या होता है? इसमें एक से ज़्यादा अगर ऐसा प्लेन पॉसिबल है, यानी कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एक से ज़्यादा अरीय समिति पॉसिबल है, उसे द्विअरीय समिति कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने टीनोफोरा पढ़ा था। फिर आता है बाइलेटरल सिमेट्री यानी द्विपार्श्व समिति। किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर उसके सेजाइटल प्लेन से काटें और उसे दो बराबर हिस्सों में बांट सके तो हम बोलते हैं उसके अंदर द्विपार्श्व समिति पाई जाता है। और बेसिकली हम देखते हैं कि प्लेटी हेलमिंथिस से लेके और जो कॉर्डेटा तक के जितने मेंबर होते हैं ये द्विपार्श्व समिति शो करते हैं। उसमें कुछ अपवाद हैं, जैसे कि इकाइनोडर्मेटा की बात करें और मोलस्का की बात करें तो हमने बताया था कि मोलस्का के मेंबर्स शुरुआत में तो शो करते हैं रेडियल सिमेट्री, बाद में हो जाते हैं क्या? एसिमेट्रिकल हो जाते हैं। और इकाइनोडर्मेटा बाइलेटरल शो करते हैं, बाद में सिमेट्रिकल होते हैं। अगर इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो बाइलेटरल सिमेट्री होता है, लेकिन बाद में इनके पास रेडियल सिमेट्री हो जाती है, अरीसमिति हो जाती है। फिर द्विकोरकी और त्रिकोरकीय संगठन के हिसाब से बात करते हैं। जब भी हमारे यहाँ एम्ब्रियोनिक या भ्रूणीय परिवर्तन होता है तो हम सबको पता है कि हमारा जो जाइगोट होता है, जो युग्मनज होता है, वो क्या करता है? डिवाइड करता है, विभाजित होता है और बहुत सारे सेल्स बनाता है। हम बोलते हैं कि भ्रूण बन गया। भ्रूण बनते समय जो भी कोशिकाएं हैं, जो भी ब्लास्टोमियर्स हैं, वो कई लेयर में अरेंज हो जाती हैं। 3 लेयर में बेसिकली अरेंज होती हैं, जिसको हम नाम देते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो बेसिकली होता है क्या है कि ये जो ब्लास्टोमियर हैं वो जो अरेंज हुई हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म में। तो अब कितने जर्म लेयर्स? अब यही भ्रूण ही तो हमारे यहाँ जितने भी अंग होगा भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान, यही कोशिकाएं हमारे यहाँ अंग भी बनाएंगी। यही कोशिकाएं डेफिनेटली क्या बनाएंगी? अंग भी बनाएंगी हमारे यहाँ। तो जब ये अंग बनाएंगी तो कोई अंग
किस जर्म लेयर से बन रहा है उसके हिसाब से बात करें, या किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए कितनी जर्म लेयर हिस्सेदारी ले रही है, इसके हिसाब से हम दो दो कोरकीय और त्रिकोरकीय बोलते हैं। दो कोरकीय बोलने का मतलब है डिप्लोब्लास्टिक, और डिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें दो जर्म लेयर केवल हिस्सेदारी लेता है नए या ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। तो बेसिकली यहाँ देखा गया कि एक्टोडर्म और इंडोडर्म तो होता है, लेकिन मीजोडर्म नहीं बना होता है, वहाँ पे फ्लूइड भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, जिसे हम मीजोहाइल कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें बस दो जर्म लेयर की हिस्सेदारी होती है उसे दो कोरकी कहते हैं, और जिस भी ऑर्गेनिज्म में तीनों जर्म लेयर हिस्सेदारी लेती हैं तो द्विकोरकी में बात करते हैं हम, तो हम पढ़ते हैं पोरीफेरा से लेकर टीनोफोरा के बारे में, और जब त्रिकोरकी की बात करते हैं तो हम प्लेटी हेलमिंथेस से कॉर्डेटा तक का जिक्र करते हैं। ठीक है, ये सारी जो बेसिक्स हैं क्लासिफिकेशन की वही बार बार रिपीट की जाएंगी आपके यहाँ फाइलम में, इसलिए उदाहरण हम यहीं समझा रहे हैं। अब जब बात हो जाती है द्विकोरकी त्रिकोरकी की, तो हमारे यहाँ बात होती है प्रगुहा की यानी सीलोम की। सीलोम होता क्या है, तो सीलोम हमने बताया था, सीलोम बॉडी कैविटी को कहते हैं। बॉडी कैविटी क्या हुआ है, देह गुहा जिसे बोलते हैं। अब देह गुहा का अपना फंक्शन है, जो हमारा आहार नाल है और जो हमारी बॉडी वॉल है, इसके बीच का जो स्पेस है उसे हम देह गुहा बोलते हैं। और बेसिकली इसके फंक्शन बहुत सारे हैं। एक तो लोकेशन प्रोवाइड करता है, दूसरा हमारे यहाँ शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है कि हमारे यहाँ अंगों को ज़्यादा चोट ना पहुँचे या इस तरह के फिजिकल शॉक से बचाया जा सके। तो जब हम प्रगुहा की बात करते हैं तो हम बताते हैं कि प्रगुहा हम तभी कहेंगे जब दो कंडीशन जस्टिफाइड होंगी। और कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि प्रगुहा हम तभी कहेंगे जब कोई भी गुहा जो है वो किससे बनी हो, मीजोडर्म से बनी हो, और चारों तरफ से मीजोडर्म से घिरी भी हुई हो, तब हम उसे प्रगुहा कहेंगे। तो प्रगुहा के हिसाब से अगर हम देखें तो तीन तरह के ऑर्गेनिज्म बांटे गए, एक तो अगुही, दूसरा कूटगुही, और तीसरा प्रगुही। अब अगुही क्या होते हैं, यानी एसिलोमेट, यानी जिनके पास कोई बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती, यानी तीनों जर्म लेयर तो हैं लेकिन उसमें कोई बॉडी कैविटी नहीं है। तो इसका एग्जांपल हम प्लेटी हेलमिंथेस पढ़ते हैं। कूट गुही की बात करें तो कूट हम तब कहेंगे यानी जो है गुहा तो है लेकिन वो सही गुहा नहीं है। और सही गुहा क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने बताया था गुहा की डिफिनेशन क्या होती है। हम बोलते हैं कि मीजोडर्म से बनती है और मीजोडर्म इसे सराउंड भी करती है, तो तब हम बोलेंगे क्या कि गुहा है। तो जो बुक में डायग्राम देखिएगा तो जो कूटगुही एनिमल होते हैं उसमें गुहा बना होता है पाउच के रूप में, लेकिन वो घिरा होता है बाहर से एक्टोडर्म से और अंदर से एंडोडर्म से, इसलिए उसे कूटगुही कहते हैं। एसके हेलमिंथेस संघ जो है इसका एग्जाम्पल होता है। फिर आता है प्रगुही सीलोमेट। तो यहाँ पे देखे होंगे कि मीजोडर्म में ही बना हुआ है गुहा, और मीजोडर्म ही चारों तरफ से इसे सराउंड कर रही है, तो प्रगुही ये बोलते हैं। और प्रगुहा बेसिकली एनेलिडा से लेके कॉर्डेटा तक के मेंबर में प्रगुहा पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं बेसिक्स, एक हमारा क्लासिफिकेशन का है हुआ खंडी भवन यानी सेगमेंटेशन की। तो कुछ प्राणियों के जो शरीर हैं बाह्य और आंतरिक दोनों तरफ से क्या होते हैं, श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहते हैं, जिसमें कुछ एक अंगों का क्रमिक पुनरावृत्ति होती है। उस प्रक्रिया को खंडी भवन कहते हैं। उदाहरण के लिए केंचुए के शरीर का खंडी भवन होता है जो विखंडावस्था कहलाता है। फिर हम बात करते हैं पृष्ठरज्जु की यानी नोटोकॉर्ड की। पृष्ठरज्जु होता क्या है, तो पृष्ठरज्जु एक सॉलिड रॉड के आकार का संरचना है जो बना होता है मीजोडर्म से और शरीर के पृष्ठीय सतह पर होता है, इसलिए इसे पृष्ठरज्जु कहते हैं। तो पृष्ठरज्जु के आधार पर हम ऑर्गेनिज्म को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक तो जिनके पास पृष्ठरज्जु नहीं है तो उसे हम नॉन कॉर्डेट बोलते हैं, और एक जिसके पास पृष्ठरज्जु है यानी नोटोकॉर्ड है उसे हम बोलते हैं कॉर्डेट। अब प्राणियों का वर्गीकरण इन्हीं के बेसिस पे, इन्हीं के आधार पे किया गया, और इसी के आधार पे जब किया गया तो हमें कुछ फाइलम्स मिले। जैसे फाइलम पोरीफेरा की बात कर लें, संघ पोरीफेरा की बात करें, तो संघ पोरीफेरा में जब भी हम किसी संघ को पढ़ेंगे तो जो बेसिक बातें हैं उनको हम याद नहीं करेंगे। अब आपको पता है कि जो संघ पोरीफेरा है वो क्या है, सेलुलर ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, डिप्लोब्लास्टिक है, तमाम बातें आपको पहले से ही पता है। असम्मिति शो करता है, कुछ मेंबर इसके सम्मिति शो करते हैं जैसे ल्यूकोसिलिनिया और साइकॉन, ये सारी बातें आपको मैंने बता दी है। अब आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, तो जैसे संघ पोरीफेरा में बात करेंगे तो यहाँ पे वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। पोरीफेरा का मतलब होता है पोर, यानी बॉडी पे इनके बहुत सारे छेद पाए जाते हैं। जो बॉडी पे बहुत सारे छेद हैं उन्हें हम बोलते हैं ऑस्टिया, और ये सारे छेद जो है ऑस्कुलम के थ्रू बाहर खुलते हैं। क्या करते हैं, बाहर खुलते हैं, बेसिकली ये स्पंज कहते हैं। तो इस संघ के प्राणियों की सामान्यतः स्पंज कहते हैं। सामान्यतः लौड़ी तथा असम्मित होते हैं। ये सब अर्ध बहुकोशिकीय होते हैं जिनका शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का है। स्पंजों में जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है, वाटर कनाल सिस्टम। जल सूक्ष्म रंध्र यानी ऑस्टिया द्वारा शरीर के केंद्रीय स्पंज गुहा यानी स्पंजोसिल कैविटी में प्रवेश करता है, तथा बड़े रंध्र ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकलता है। जल परिवहन
तंत्र जो होता है, जल परिवहन का यह रास्ता भोजन जमा करने में, श्वसन में, अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में तथा इवन इनके यहाँ रिप्रोडक्शन यानी जनन में भी मदद करता है। अगर हम देखें इनके यहाँ बॉडी वॉल देखें तो इनके बॉडी दो तरह की सेल से बनी होती है, दो लेयर पाई जाती है। जो बाहरी लेयर होती है उसे पिनेकोडर्म बोलते हैं, जो बनी होती है पिनेकोसाइट सेल से, और जो अंदर की लेयर होती है उसे कोआनोडर्म बोलते हैं, और बनी होती है किससे, कोआनोसाइट सेल से या कॉलर सेल्स बोलते हैं। पिनेकोडर्म और कोआनोडर्म के बीच में जो स्पेस होता है उसे कहते हैं मीजोहायल, और यहाँ पर अमीबोसाइट सेल्स पाई जाती हैं, इसका भी जिक्र हमने किया था। अमीबोसाइट सेल्स ही वो सेल्स हैं जो शो करती हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ पावर ऑफ रीजनरेशन। इसमें क्या होता है कि अमीबोसाइट को ज़रूरत पड़ने पे पिनेकोडर्म या कोआनोडर्म किसी तरह की कोशिका में कन्वर्ट हो जाती है। तो कुछ अमीबोसाइट्स अपने फंक्शन में स्पेशलाइज होती हैं, जैसे कि आर्कियोसाइट। आर्कियोसाइट के बारे में हम बोलते हैं कि ये टॉटीपोटेंट सेल्स होती हैं, इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है कि ये किसी भी सेल में परिवर्तित हो सकती हैं। फिर हम बात करते हैं थीसोसाइट और ट्रोफोसाइट की। थीसोसाइट क्या करती हैं, फूड स्टोर करती हैं, और जो ट्रोफोसाइट्स होती हैं पोषण प्रदान करती हैं। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ पावर ऑफ रीजनरेशन शो करती हैं। फिर इनके कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो साइकॉन होता है जिसको हम स्काइफा बोलते हैं, स्पॉन्जिला होता है जिसे स्वच्छ जलीय स्पॉन्ज कहते हैं, तथा यूस्पेंजिया होता है जिसे हम बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं। अब बात आई सिलेंट्रेटा की, तो बेसिकली सिलेंट्रॉन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है। बेसिकली यह जलीय होते हैं, समुद्री स्थवर अथवा मुक्त तैरने वाले होते हैं। निडेरिया इनकी दंश कोशिका नीडोब्लास्ट होने की वजह से इनको निडेरिया भी बोला जाता है। कोशिकाएं स्पर्शक तथा शरीर के अन्य स्थानों पर पाई जाती हैं, नीडोब्लास्ट सेल्स, जो इनको रक्षा करने में, इनकी रक्षा करने में तथा भोजन पकड़ने में, शिकार करने में सहायता करती हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जो सिलेंट्रेटा होते हैं वहाँ टिश्यू ग्रेड का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, और बेसिकली द्विकोरिकीय होते हैं। क्या होते हैं, द्विकोरिकीय होते हैं। ठीक है। इनका जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है वो हाइपोस्टोम नामक संरचना से अधोमुख जिसे कहते हैं ओपन होता है, और हाइपोस्टोम पे इनके पास जो होते हैं टेंटिकल्स होते हैं। टेंटिकल्स इनके यहाँ जो है वो मदद प्रदान करते हैं इनके चलने में या उनके खाने को पकड़ने में। ठीक है। तो इसी टेंटिकल्स में इनके पास नीडोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं, जिसमें क्या होता है, रसायन होता है जिसकी मदद से क्या करती हैं, अपने प्रे को हिप्नोटाइज करती हैं, अपने बस में करती हैं। अच्छा, इनके यहाँ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब क्या है कि ऐसे और सिलेंट्रेटा से बिलोंग करने वाला ऑर्गेनिज्म दो तरह के लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करता है, पॉलिप और मेडुसा। पॉलिप जो होता है सिलेंड्रिकल शेप का होता है, सिलेंडर के आकार का, और सेसाइल होता है। ठीक है। और सेसाइल का मतलब जगह पे लगा होता है, और जो मेडुसा होता है वो अम्ब्रेला के आकार का होता है। अम्ब्रेला के आकार का होता है यानी छाते के आकार का होता है, और फ्री लिविंग होता है, फ्रीली फ्लोट करता है। ठीक है। तो पॉलिप और मेडुसा के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। एक बात याद रखिएगा, पॉलिप जब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है यानी अलैंगिक जनन करता है तो मेडुसा बनता है, और मेडुसा लैंगिक जनन करके पॉलिप बनाता है। तो आपसे अक्सर सवाल पूछा गया है कि एक सेक्सुअल फेज कौन सा है और जो है सेक्सुअल फेज कौन सा है। तो अगर हम बात करें इसमें, अगर हम इसमें आगे की तरफ बात करते जाएं कि और भी क्या देखें, तो इसके एग्जांपल्स जैसे हाइड्रा हो गया, ऑरेलिया हो गया, तो बहुत सारे एग्जांपल हैं। जैसे फाइसेलिया को पुर्तगाली युद्ध मानव बोलते हैं, एडेम्सिया को समुद्री एनीमोन बोलते हैं, पेनेटुला को सी पिंच कहते हैं, गार्गोनिया को समुद्री व्यंजन कहते हैं, तथा मेंड्रीना को ब्रेन कोरल कहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपने देखा है। फिर हम बात करते हैं संग टीनोफोरा का। संग टीनोफोरा का तो रिवाइज करते समय बस हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी फाइलम को पढ़ें तो हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि द्विकोरिकी है, त्रिकोरिकी है, क्या है, कैसे है। ठीक है। तो आगे के जितने फाइलम्स हम पढ़ेंगे बस एक ही चीज़ ध्यान रखना होगा कि हमें बार बार उन रिपीटेड चीज़ों को नहीं पढ़ना है जो हम ऑलरेडी जान रहे हैं, जो वर्गीकरण में पढ़ चुके हैं। जैसे मान लीजिए हम संग टीनोफोरा की बात करें तो हम सामान्यतः इन्हें समुद्री अखरोट कहते हैं, और इनको कॉम जेली कहते हैं, कंकाल जेली की तरह कहते हैं। और बेसिकली ये मरीन होते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं। एक नई चीज़ है। दूसरा, जीव संदीप्ति शो करते हैं यानी बायो एलिमिनेंस शो करते हैं। और देखें तो इसमें नर और मादा अलग नहीं होते। इसमें जनन जो होता है क्या होता है, लैंगिक तरीके से केवल होता है। निषेचन इनका बाह्य तरीके से होता है। अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है जिसमें लार्वावस्था नहीं होता, उदाहरण प्लोरोब्रेकिया और टीनोप्लाना। प्लेटिहेल्मिन्थेस की बात करेंगे ऐसे ही संग प्लेटिहेल्मिन्थेस की, तो प्लेटी मतलब होता है चपटा, यानी चपटे कृमि बोलते हैं। इनके यहाँ कुछ चीज़ें विशेष पाई जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जो प्लेटिहेल्मिन्थेस होते हैं उनकी बॉडी जो होती है पृष्ठीय अधर सतह पे चपटी होती है। ठीक है? ये अगुहीय होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और अंग ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गन ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है।
इनके और भी बात करें तो ये बेसिकली परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। फिर हम बात करें तो ज्वाला कोशिकाएं इनके परासरण नियंत्रण तथा उत्सर्जन में सहायता करती हैं। नर मादा अलग नहीं होते हैं यहाँ पे। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन में बहुत सी लार्वावस्थाएं पाई जाती हैं। एग्जाम्पल की बात करें अगर तो इनके यहाँ टीनिया हो गया, फेसियोला हो गया, ठीक है। और प्लेनेरिया की बात करें तो इसमें रीजनरेशन की पावर सबसे ज़्यादा होती है पुनरुद्भवन की। वैसे ही नेक्स्ट पे आते हैं हम एसके हेलमिंथीज में। कोई विशेष बात नहीं होती, जो सवाल पूछे गए हम उसी के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। जब भी एसके हेलमिंथीज की बात करते हैं या गोल कृमि की बात करते हैं, इन्हें राउंड वर्म बोलते हैं। बेसिक सी बात है, अगर सब चीज़ें देखें इनके यहाँ तो ऑर्गन सिस्टम, ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ऊटगुहीय होते हैं, त्रिकोरिकीय होते हैं। ये सब तमाम बातें हम जान रहे हैं। इनके यहाँ एक चीज़ और होता है कि मेल और फीमेल जो है अलग अलग दिखते हैं। मेल जो होता है थोड़ा छोटा होता है और फीमेल थोड़ी बड़ी होती है। सवाल कई बार पूछा गया है। फिर हम देखते हैं कि इनके शरीर पे जो है, चूंकि ये क्या करते हैं, परपोसी के रूप में रहते हैं, तो इनके यहाँ शरीर पे क्यूटिकल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्यूटिकल पाया जाता है। आहार नाल पूर्ण होता है, इसमें सुपरिवर्धित पेशीय ग्रसनी होती है। उत्सर्जन नाल शरीर के अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है। एच सेप का रेनेट सेल पाया जाता है जो इनके यहाँ उत्सर्जन करता है, ठीक है। निषेचन आंतरिक होता है इनके यहाँ। और बात करें शिशु व्यस्क के समान ही दिखते हैं। लार्वा स्टेज पाई जाती है। उदाहरण की बात करें तो एस्केरिस हो गया, वुचेरिया हो गया जिसे फाइलेरियल वर्म कहते हैं, एंकाइलोस्टोमा हो गया जिसे अंकुश कृमि बोलते हैं। उसी तरह बात करें एनेलिडा की तो बेसिकली यह लोमड़ी तथा अलोमड़ी जल में पाए जाते हैं, ठीक है। स्थलीय भी होते हैं, स्वतंत्र जीव, कभी कभी परजीवी के फॉर्म में पाए जाते हैं। इनके यहाँ की बात करें तो इनके यहाँ ऑर्गन सिस्टम, ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं यानी त्रिकोरकीय होते हैं। सीलोमेट होते हैं यानी सीलोम पाया जाता है, गुहा पाई जाती है। इनमें सिगमेंटेशन की बात की गई थी क्योंकि इनका नाम भी इसलिए रखा गया क्योंकि इनकी बॉडी सिगमेंटेड दिखाई देती है। एनुलस होता है, इसलिए एनुलस से ही लिया गया है इनके यहाँ एनेलिडा, यानी इनके यहाँ पाया जाता है एनुलस, ठीक है। अगर हम बात करें इनके यहाँ, इनके बॉडी पे, इनके बॉडी वॉल पे स्पेशलाइज मसल होती हैं। सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल यानी अंधेरे और वृत्ताकार मसल्स पाई जाती हैं जो सहायता करती हैं इनके यहाँ चलने में। जैसे जलीय एनालिट्स की बात करेंगे तो इनके यहाँ उपांग पाए जाते हैं, पैरापोडिया पाया जाता है जिसकी मदद से ये तैरते हैं। इनके यहाँ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो हम बोलते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम इनके यहाँ बंद प्रकार का होता है। और इनके यहाँ जो एक्सक्रीशन होता है वो वृक्क के द्वारा होता है, यानी निफ्रीडिया के द्वारा होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो इनके यहाँ जो नर्वस सिस्टम होता है इनके यहाँ, वो नर्व कॉर्ड के रूप में होता है, नर्व रिंग नर्व कॉर्ड के रूप में होता है जो डबल होता है, सॉलिड होता है और वेंट्रल सरफेस पे पाया जाता है। अगर हम बात करें तो इनके एग्जाम्पल्स अगर हम देख लें तो केचुआ तो बेसिकली उभयलिंगी होता है। यहाँ जो जनन का मेथड होता है वो क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। उदाहरण की बात करें तो नेरिस हो गया, हिरुडिनेरिया हो गया, हेरेटिमा पोस्थुमा, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। अब बात आई आर्थ्रोपोडा की। तो आर्थ्रोपोडा के बारे में आपको एक बात पता होगी कि आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। सबसे ज़्यादा नंबर आप इस, ठीक है, लगभग 2/3 हिस्सा, जितने भी नॉन प्राणी हैं उसमें 2/3 हिस्सा किसका है? आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स का है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि आर्थ्रोपोडा जो होते हैं पर होते हैं, इनके बॉडी से पैर जुड़ा होता है इसलिए इनका नाम आर्थ्रोपोडा दिया गया है। बाकी की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सीलोमेट होता है, ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, यानी इनके यहाँ रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है खुले प्रकार का होता है, ठीक है? इनका शरीर जो है 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, बटा होता है, सिर में, वक्ष में और उदर में, यानी हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में बटा होता है। इनके पास संधियुक्त पाद पाए जाते हैं। श्वसन इनके द्वारा क्लोम के द्वारा होता है, पुष्टक्लोम या फुफ्फुस के द्वारा होता है, श्वसनिकाओं के द्वारा होता है, ठीक है। इनके पास श्रृंगिकाएं, नेत्र पाई जाती हैं। स्टेटोसिस्ट पाया जाता है जो बैलेंसिंग आर्गन की तरह काम करता है। उत्सर्जन इनके यहाँ मेल्पिंग नलिका के द्वारा होता है। नर मादा पृथक होते हैं, अधिकांशतः अंड प्रजक होते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा अवस्था द्वारा होता है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण भी कुछ आर्थ्रोपोड होते हैं, लाइक एपीस की बात करें यानी मधुमक्खी की बात करें तो शहद हम प्राप्त करते हैं। पाम्बिक्स की बात करें तो रेशम कीट ऑप्टेन करते हैं, लेसिपर को लाख कीट बोलते हैं। कुछ लोग, कुछ आर्थ्रोपोड रोगवाहक की तरह भी काम करते हैं, जैसे मान लीजिए एनाफिलीज की बात करें, क्यूलेक्स की बात करें, एडीज की बात करें तो ये लोग रोगवाहक की तरह काम करते हैं। फिर टिड्डी भी नाम सुना होगा। एक जीवित जीवाश्म है जिसका नाम होता है निम्बुलस, जिसे हम किंग क्रैब कहते हैं यानी राज करकट क्रैब बोलते हैं। फिर आता है हमारा मोलस्का। मोलस्का कोमल शरीर वाले प्राणी होते हैं। मोलस्का हमारे पूरे प्राणी जगत का सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा संघ है।
ये प्राणी स्थलीय अथवा जलीय दोनों जल में पाए जाते हैं। अंग तंत्र होता है, त्रिपार सम्मिति होती है, त्रिकोरकी होते हैं, प्रगुही होते हैं। शरीर कोमल परंतु कठोर कैल्शियम के कवच से ढका होता है। इनका शरीर जो है सिर, पेशी, पाद तथा एक अंतरंग कदुक द्वारा होता है। इनका जो बॉडी होता है, हेड हो गया, मस्कुलर फुट हो गया एंड विसरल हम्प में डिवाइडेड होता है। त्वचा की नरम तथा स्पंजी परत कदुक के ऊपर प्रवार बनाती है। कदुक ककुद जो है, ककुद जिसे हम मेंटल कहते हैं, तथा प्रवार के बीच में स्थान को प्रवार गुहा कहते हैं। इसमें पक के समान क्लोम पाए जाते हैं जो श्वसन और उत्सर्जन दोनों में सहायता करते हैं। सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। मुख में भोजन के लिए रेती के समान घिसने का अंग होता है, रेडुला कहते हैं। बहुत बार पूछा गया है रेडुला के बारे में। सामान्यतः नर मादा पृथक होते हैं तथा अंड प्रजक होते हैं। परिवर्तन सामान्यतः लार्वा के द्वारा होता है। अगर हम उसका एग्जाम्पल लें तो पाइला, जिसे सेब घोंघा कहते हैं, पल्स स्नेल कहते हैं, पिंक टाडा जिसे पर्ल ओयस्टर कहते हैं, मक्का सुत्ती, टीपिया कटल फिश, लोलीगो स्क्विड कहते हैं, ऑक्टोपस को डेविल फिश कहते हैं, एप्रेसिया को समुद्री खरगोश कहते हैं, डेंटेलियम को रदकवचक कहते हैं, ठीक है, ईटोप्लूरा को काइटान कहते हैं। तो ये कुछ मेंबर्स हैं हमारे यहाँ मोलस्का के। फिर हमारे यहाँ दूसरा फाइलम आता है क्या, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो इकाइनस मतलब होता है कांटेदार। इनका शरीर जो होता है कांटेदार होता है, स्पाइनी, ठीक है, इसलिए इनको इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है, इसलिए इनका नाम इकाइनोडर्मेटा होता है। इनके बॉडी पे पेडिसिलेरी नामक संरचना भी पाई जाती है, क्योंकि ये गंदे जल में पाए जाते हैं, बेसिकली समुद्री जल में पाए जाते हैं। पेडिसिलेरी शरीर को साफ करने में मदद करता है, ठीक है। इनके यहाँ जो है द्विपार सम्मिति लार्वा स्टेज में पाई जाती है, लेकिन बाद में क्या हो जाते हैं, ये रेडियल सिमेट्री शो करने लगते हैं, ठीक है। इनका जो मुख होता है वो होता है पृष्ठीय सतह, अधर सतह पे, और जो एनस होता है यानी गुदा जो होता है वो पृष्ठीय सतह पर होता है। इनके यहाँ जल संवहन तंत्र पाया जाता है, वाटर कनाल सिस्टम पाया जाता है, जो इनके यहाँ भोजन पकड़ने में, चलने में, श्वसन में, इन तमाम फंक्शंस में क्या होते हैं, सहायता करते हैं। निषेचन समानता इनमें बाह्य होता है। परिवर्धन इनमें अप्रत्यक्ष एवं मुक्त प्लावी लार्वा अवस्था द्वारा होता है। उदाहरण की बात करेंगे तो स्टेरियसिस जिसे कि स्टारफिश यानी तारामीन कहते हैं, एकाइनस को समुद्री अर्चिन कहते हैं, एंटीडोन को समुद्री तितली कहते हैं, लिली कहते हैं, मेरिया को समुद्री करकटी कहते हैं, और अफ्यूरिया को भंगूर तारा बोलते हैं। फिर हमारे पास दूसरा जो संघ का नाम है हेमिकॉर्डेटा। अब हमने संघ को पृष्ठ रज्जुकी के हिसाब से डिवाइड किया था, नोटोकॉर्ड के हिसाब से डिवाइड किया था। तो हमने देखा था कि नोटोकॉर्ड नामक संरचना जिसके पास है उसे हमने कॉर्डेटा, और जिसके पास नहीं था उसे हमने हेमिकॉर्डेटा संघ में रखा था। अब जो जो जिसमें नहीं था उसमें हम उसको हमने नॉन कॉर्डेटा में रखा था। देखा गया कि हेमिकॉर्डेटा एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास सही प्रकार का नोटोकॉर्ड नहीं पाया जाता। बेसिकली इनके पास इनके बकल कैविटी का एक्सटेंशन, बकल डाइवर्टिकुला का एक्सटेंशन पाया जाता है, जिसे स्टोमोकार्ड कहते हैं। इनको एक अलग कैटेगरी में रखा गया, इनको नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बीच का कनेक्टिंग लिंक बोला गया। बाकी सारी बातें वही थी कि इनके यहाँ ट्रिपल ट्रिपल ब्लास्टिक होंगे, बाईलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी, ये तमाम चीज़ें थी। इनका जो शरीर था वो टुंड में, कॉलर में और वक्ष में डिवाइडेड था। इनकी यहाँ बात करें तो इनके यहाँ उत्सर्जी अंग के रूप में शुंड ग्रंथि पाई जाती हैं। निषेचन इसमें बाह्य होता है। परिवर्तन लार्वा टार्नेरिया लार्वा के द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। तो इनका जो स्टोमोकार्ड था वो पृष्ठरज्जु के समान था, लेकिन पृष्ठरज्जु नहीं था, इसलिए इनको अलग रख दिया गया। तो उसको हेमिकॉर्डेटा संघ बताया गया। उदाहरण की बात करें हम तो बेलोनोग्लासस और सैकोग्लासस की बात हुई। फिर आया हमारा कॉर्डेटा ग्रुप। कॉर्डेटा जब ग्रुप आया हमारा, इनके कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर थे, यूनिक फीचर्स थे। कॉर्डेटा की हम बात करें तो हमने बताया था कि कॉर्डेटा पढ़ेंगे तो नोटोकॉर्ड तो हम पढ़ ही रहे होंगे। फिर नोटोकॉर्ड के साथ साथ हम नर्व कॉर्ड का जिक्र भी करेंगे, यानी मेरुदंड का भी जिक्र करेंगे। पृष्ठरज्जु के साथ साथ मेरुदंड का भी जिक्र करेंगे। फिर इनके यहाँ गुदा पश्च पुंछ पाई जाती है, यानी पोस्ट एनल टेल पाई जाती है, और क्लोम छिद्र यानी गिल स्लिट पाई जाती है। इनके यहाँ 4 करेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, बाकी के करेक्टरिस्टिक फीचर के अलावा। ये 4 चीज़ें इनके यहाँ पाई जाएंगी। कशेरुकी संघ के प्राणियों में 3 मूलभूत लक्षण, जैसे पृष्ठ रज्जु का होना, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु का होना, युग्मित ग्रसनी, क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। ये सब द्विपार सम्मिति, त्रिकोरकी तथा प्रगुही प्राणी होते हैं। इनमें अंग तंत्र अस्तर का संगठन पाया जाता है। इसमें गुदा, पश्च, पुंछ तथा बंद परिसंचरण तंत्र होता है। और रज्जुकी और रज्जुकी में विशेष लक्षणों की तुलना अगर हम करें तो डिफरेंसेस क्या हैं। जो कॉर्डेट होते हैं उसमें पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है, तो नॉन कॉर्डेट होता है उसमें पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कॉर्डेट में क्या होता है, वो पृष्ठीय तंत्र पे पाया जाता है, पृष्ठीय सतह पे पाया जाता है, खोखला होता है तथा एकल होता है।
जो अरुजुकी होते हैं यानी नॉन कॉर्डेट होते हैं उसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अधरतल में व ठोस एवं दोहरा होता है। अगर हम बात करें रज्जुकी की तो ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। अगर हम बात करें अरज्जुकी की तो क्लोम छिद्र अनुपस्थित हो। हृदय रज्जुकी में अधर भाग पे होता है, जबकि अगर हम बात करें हृदय अरज्जुकी में तो पृष्ठ भाग पे होता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें कॉर्डेटा की, बात करें रज्जुकी की बात करें तो संकॉर्डेटा को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है कि नोटोकॉर्ड उनके लाइफ स्टेज में कब कब अवेलेबल है उसके हिसाब से। जैसे हम बोलते हैं 3 ग्रुप होता है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको कॉर्डेट की कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन इनके यहाँ जो पृष्ठ रज्जुकी होता है यानी नोटोकॉर्ड जो होता है वो लार्वा स्टेज में पूंछ में पाई जाती है। अब जब ये बड़े होते हैं, एडल्ट अवस्था में आते हैं, तो इनके यहाँ पूंछ गायब हो जाती है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस से। तो रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस से जब पूंछ गायब हो जाती है तो उनके एक ऊपर एक मेम्ब्रेन भी आ जाती है, हम बोलते हैं शर्म का घूंघट ओढ़ लेना, इसलिए ट्यूनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इसे हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। तो एडल्ट स्टेज में इनके यहाँ पृष्ठ रज्जुकी नहीं पाई जाती, इनको यूरोकॉर्डेटा की कैटेगरी में रखा गया है। इसका एग्जाम्पल हम देखें तो ब्रेकियोस्टोमा हो गया, एम्फिएक्सस लेंसेट कहते हैं। फिर हमारे सिफेलोकॉर्डेटा होते हैं जिसमें जो है सर से लेके पूंछ तक पाया जाता है क्या, पृष्ठरज्जुकी यानी नोटोकॉर्ड। और लाइफ के हर स्टेज में यानी लार्वा से लेके एडल्ट स्टेज तक एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो उसे हम सिफेलोकॉर्डेटा की कैटेगरी में रखते हैं। फिर हमारे यहाँ वर्टिब्रेटा होता है, तो वर्टिब्रेटा में जो हम जिक्र करते हैं तो वर्टिब्रेटा में हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो पृष्ठरज्जुकी है, नोटोकॉर्ड है, वो कन्वर्ट हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम इसको वर्टिब्रेटा को भी फर्दर डिवाइड करते हैं। यहाँ पे पृष्ठ रज्जुकी हमने बताया कि वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। जब पृष्ठ रज्जुकी कन्वर्ट हो जाती है तो ऐसे को हम बोलते हैं क्या, वर्टिब्रेटा की कैटेगरी में रखते हैं। तो इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो जब डिवाइड करते हैं तो हम किसके बेसिस पे करते हैं, इनके यहाँ जबड़ा पाया जाता है कि नहीं। तो जबड़ा पाए जाने और ना पाए जाने के बेसिस पे डिवाइड किया। तो जबड़ा जहाँ पे नहीं पाया गया उन्हें बोला गया एग्नैथा, यानी जहाँ जबड़ों का अभाव था। इसमें हम साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पढ़ते हैं। और जहाँ जबड़ा पाया गया उसे बोला गया ग्नेथोस्टोमा, यानी जबड़े उपस्थित जहाँ थे। अब जबड़े उपस्थित थे, ग्नेथोस्टोमा बोला गया। तो अब इनके पास पाद किसका इस्तेमाल करते हैं चलने के लिए, पंख का इस्तेमाल करते हैं या पाद का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर पंखों का इस्तेमाल करते हैं, फिन्स का इस्तेमाल करते हैं तो इन्हें पीसीज बोला गया। और जो पादों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम टेट्रापोडा बोला गया। ठीक है, टेट्रापोडा बोला गया। तो पीसीज में हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रेक्थिसिस के बारे में, ऑक्टियोक्थिसिस के बारे में, जिसे हम बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस कहते हैं। वहीं अगर हम बात करें टेट्रापोडा के बारे में तो एम्फीबिया हो गया, रेप्टाइल हो गया, एवीज और मैमेलिया के बारे में पढ़ते हैं। अब थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि जैसे साइक्लोस्टोमेटा की बात करें, हम बोल रहे थे कि अगर हम देखें तो वर्टिब्रेटा है, बाकी सारे फीचर दोस्त वही होंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, बाइलेटरल सिमेट्री होगी, ये तमाम चीज़ें, प्रोगुही होगा, ये तमाम चीज़ें इसके साथ जुड़ी होंगी। इसके पास नोटोकॉर्ड पाया जाएगा, नर्व कॉर्ड पाया जाएगा, पोस्ट एनल टेल पाई जाएगी, लेटरल गिल स्लिट पाए जाएगा, सारी चीज़ें होंगी। ठीक है। तो साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। इनका शरीर लंबा होता है, इनमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं। साइक्लोस्टोम में बिना जबड़ों का चूसक तथा वृत्ताकार मुंह होता है। इसके शरीर में सल्क तथा युग्मित पंखों का अभाव होता है। कपाल तथा मेड़ रज्जु उपास्थि होता है। परिसंचरण तंत्र इनके यहाँ बंदर तरह का होता है। साइक्लोस्टोमेट जो होते हैं समुद्री होते हैं, किंतु जनन के लिए अलवणी जल में प्रवास करते हैं, जिसे हम एनाड्रोमस बिहेवियर कहते हैं। ये बेसिकली समुद्री जल में रहते हैं, लेकिन जब इन्हें अंडे देना होता है तो ये चले जाते हैं स्वच्छ जल में। स्वच्छ जल में जाते हैं तो इनका एडॉप्टेशन नहीं होता है, अंडे देने के बाद वो मर जाते हैं। इसी को हम एनाड्रोमस बिहेवियर कहते हैं। जब ये छोटे इनके जो लार्वा स्टेज के बच्चे होते हैं, धीरे 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 वो समुद्री जल में फिर से आ जाते हैं। ठीक है, कायांतरण के पश्चात। इनका उदाहरण देखें अगर हम साइक्लोस्टोमेट का, तो पेट्रोमाइजान लैम्प्रे या मैगजीन, जिसे कि हैग फिश। फिर बात आई कॉन्ट्रेक्थिसिस की, यानी जो हम कार्टिलेजिनस फिशेस कहते हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस कहने का मतलब है इनका जो एंडोस्केलेटन होता है, जो शरीर का अंतर ढांचा होता है, वो किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। यह इसलिए कार्टिलेजिनस फिशेस कहते हैं। धारा रहित शरीर के समुद्री प्राणी हैं। इनका अंत कंकाल उपास्थि होता है, मुख अधर पर स्थित होता है, पृष्ठरज्जु चिरस्थायी होता है, क्लोम छिद्र अलग अलग तथा प्रच्छद यानी ऑपरकुलम से ढके नहीं होते। यानी जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं उसमें माउथ यहाँ अपरकुलम नहीं पाया जाता है, जो जो गिल्स होते हैं वो अपरकुलम से ढके नहीं होते हैं। इसमें सूक्ष्म पट्टाभाकार पट्टाभ सल्की युक्त होते हैं। पट्टाभ दांत पट्टाभ सल्क के रूप में रूपांतरित और पीछे की ओर मुड़े हुए होते हैं, यानी इनके यहाँ स्केल्स पाई जाती हैं। और स्केल से ही इनके यहाँ प्लेक्वाइड स्केल से क्या होता है, तित बनता है।
इनके जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये सब मछलियां हैं वायु कोष की अनुपस्थिति के कारण ये डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। तो जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं इसमें जो एयर बैग जो है एयर सैक नहीं पाया जाता, और एयर सैक न पाए जाने की वजह से ये जो पास्थील मछलियां होती हैं वो कॉन्टिन्यूसली तैरती रहती हैं, कॉन्टिन्यूसली तैरती रहती हैं। ठीक है, या अगर ये नहीं भी तैरती हैं तो नीचे, क्योंकि ये तैर सकती हैं या तो कॉन्टिन्यूसली तैरेंगी या तो रेस्ट करेंगी, तो इसके लिए एकदम नीचे की तरफ पाई जाती हैं। ठीक है, इनमें से कुछ के पास विद्युत अंग होते हैं जैसे टारपीडो हो गया, तथा कुछ के पास विष दंश होता है जैसे ट्राइगॉन हो गया। ये सब असमतापी यानी पोइक्लोथर्म्स होती हैं, अर्थात इनके शरीर का ताप नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती है। नर तथा मादा अलग होते हैं। नर में श्रोणी पंख में अलैंगिक यानी क्लेस्पर पाए जाते हैं। निषेचन आंतरिक होता है तथा अधिकांश जरायुज होते हैं। उदाहरण के लिए बात करें तो स्कॉलिडोन हो गया जिसे कुत्ता मछली कहते हैं, प्रिस्टिस हो गया जिसे आरा मछली कहते हैं, कार्केडॉन हो गया जिसे विशाल सफेद शार्क कहते हैं, ट्राइगोन हो गया जिसे वेल शार्क कहते हैं। फिर ऑस्टियोइक्थिसिस की बात करते हैं तो हम बात करते हैं किसकी, बोनीफिशिस की। इनका जो है बना होता है किसका, उपास इनका अस्थि का बना होता है। सिंपल सी बात करें तो इनका जो गिल्स होता है वो ओपरकुलम से ढका होता है। इनके पास एयर बैग्स पाए जाते हैं इसलिए कॉन्टिन्यूसली स्विम नहीं करते हैं, यानी वायु कोष्ठ इनके पास पाए जाते हैं। हृदय में दो चैम्बर पाया जाता है, एक आलिंद और एक नीले। ठीक है, अधिकांशतः ये अंडज होते हैं। निषेचन प्रायः बाह्य होता है, परिवर्धन प्रत्यक्ष रूप से होता है। उदाहरण की बात करेंगे तो समुद्री एक्सोसिटस हो गया, उड़न मछली जिसे कहते हैं, हिपोकैम्पस हो गया जिसे समुद्री घोड़ा कहते हैं, रोहू हो गया, कतला हो गया, क्लेरिस यानी मांगूर हो गया। एक्वेरियम फिशेस की बात करेंगे तो फाइटिक फिश हो गया, पेट्रोम यानी एंजल फिश पाया जाता है। अगर हम एम्फीबियंस की बात करें तो जैसा है कि नाम ही इनका बताता है कि एम्फी मतलब दो, बायोस मतलब जीवन, यानी दो तरह के जीवन, यानी जल में और स्थल में दोनों तरह पे दोनों जगह पाए जाते हैं। इनमें अधिकांश तो दो जोड़ी पैर होते हैं। शरीर सिर तथा धड़ में विभाजित होता है, कुछ में पूंछ उपस्थित होता है। उभयचर की त्वचा नम यानी सल्क रहित होती है। नेत्र पलक वाले होते हैं। बाह्य कर्ण की जगह कर्णपटल पाया जाता है। आहार नाल मूत्राशय तथा जनन पथ एक कोष्ठ में खुलते हैं जिसे अवस्कर कहते हैं, वो एका कहते हैं। और जो बाहर खुलता है श्वसन क्लोम फुफ्फुस तथा त्वचा के द्वारा होता है। हृदय तीन प्रकोष्ठ का बना होता है, दो अलिंद और एक नीले पाए जाते हैं। ये असमतापी प्राणी होते हैं। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है और ये अंडोत्सर्ग करते हैं तथा विकास इनका परिवर्धन अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष अथवा लार्वा के रूप में होता है। उदाहरण लेंगे हम तो बूफो हो गया, टोड राना टेरिना हो गया, हाइला हो गया, सेलेमेंडर हो गया, इक्थियोपिस हो गया। ये तमाम उदाहरण हैं, तमाम मेंबर्स हैं किसी फाइलम के। फिर सरीसृप की बात करें तो रेंगने वाले प्राणी होते हैं, बेसिकली सरकने के द्वारा गमन करते हैं। लैटिन में रेपेरे अथवा रेपेटम रेंगना या सरकना कहते हैं। अधिकांशतः स्थलीय प्राणी है जिनका शरीर शुष्क सल्क युक्त त्वचा से ढका होता है। इसमें क्रेटिन द्वारा निर्मित बाह्य त्वचीय सल्क या प्रसल्क पाए जाते हैं। इनका बाह्य कर्ण छिद्र नहीं होता है। कर्णपटल बाह्य कान का प्रतिनिधित्व करता है जो दो जोड़ी पाद उपस्थित होते हैं। हृदय सामान्यतः तीन प्रकोष्ठ का बना होता है लेकिन मगरमच्छ में चार प्रकोष्ठ पाया जाता है। सरीसृप जो होते हैं असमतापी होते हैं। सर्प तथा छिपकली अपनी सल्क को त्वचीय केंचुल के रूप में छोड़ते हैं। लिंग अलग अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है। ये सब अंडज हैं तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष होता है। उदाहरण की बात करेंगे तो किलोना हो गया, टर्टल कहते हैं इसे, टार्टोइज हो गया, कैमेलियन हो गया, केलोटस हो गया, एलिगेटर हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, हेमीडक्टाइलस हो गया, जहरीले सर्प जिसे नाजा हो गया, कोबरा, बेंगरस जिसे करैत कहते हैं, वाइपर हो गया, इसे अजगर कहते हैं। फिर हम बात करेंगे एबीज की। तो हक्सले ने बोला था कि ये ग्लोरी है, मतलब पूरे यूनिवर्स में अगर कुछ सुंदर है तो एप्स हैं। एबीज एक मुख्य लक्षण शरीर पर पंखों का उपस्थिति है, उड़ने में जो क्षमता प्रदान करता है इनको। ठीक है, इनमें चोंच पाई जाती है। अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बनाता है। पश्चपाद में सामान्यतः सल्क होते हैं जो रूपांतरित होकर चलने, तैरने तथा पेड़ों पर शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं। त्वचा इनकी शुष्क होती है। पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर कोई भी त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती। अंतकंकाल की लंबी अस्थियां खोखली होती हैं तथा वायु कोष युक्त होती हैं। इनके पाचन पथ में सहायता संरचना क्रॉप तथा पेसड़ी होती है। हृदय पूर्ण चार प्रकोष्ठ का बना होता है। समतापी होते हैं, होम्योथर्म होते हैं, अर्थात इनके शरीर पर ताप नियत बना सकता है। श्वसन फुफ्फुस के द्वारा होता है। वायु कोष फुफ्फुस से जुड़कर सहायता श्वसन अंग का निर्माण करता है। उदाहरण की बात करेंगे तो क्रोवस हो गया, कौवा, कोलंबस हो गया, टिटिकुला हो गया, तोता कहते हैं, ऑस्ट्रिच हो गया, मोर हो गया, पेंगुइन हो गया, गिद्ध हो गया। ये सब बिलोंग करते हैं किससे, एबीज से। फिर हम बात करेंगे स्तनधारियों की। इस वर्ग के प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं जैसे ध्रुवीय ठंडे भाग, रेगिस्तान, जंगल घास मैदान तथा अंधेरी गुफाओं में। इनमें से कुछ में उड़ने तथा पानी में रहने के अनुकूलन होता है। स्तनधारियों का सबसे मुख्य लक्षण है दुग्ध उत्पन्न करने वाली ग्रंथि, इन जिनमें बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं। इनमें दो जोड़ी पाद होते हैं जो चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने
बिल में रहने, तैरने तथा उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनकी त्वचा पर रोम पाए जाते हैं। बाह्य कर्णपल्लव पाए जाते हैं। जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत जो मसूड़ों की गर्तिका में लगे होते हैं। हृदय 4 प्रकोष्ठ का होता है। श्वसन की क्रिया पेशीय डायाफ्राम के द्वारा होता है। लिंग अलग होते हैं तथा निषेचन आंतरिक होता है। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चे को जन्म देते हैं। अगर हम बात करें, वीवी पेरस होते हैं। कुछ एवी पे ओवी पेरस भी होते हैं जो अंडे देते हैं, जैसे इकिडना हो गया, प्लेटिपस हो गया। अगर हम बात करें उदाहरण, तो अंडज में ऑर्नियोथेरिक्स हो गया, प्लेटिपस डकबिल हो गया। जरायुज की बात करेंगे वीवी पेरस की, तो मैक्रोपस कंगारू, फ्लाइंग फॉक्स ऊँट हो गया, मकाका बंदर हो गया, चूहा हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली पेलिस, एलिफस हाथी, इक्वस घोड़ा, डेलिफिनस सामान्य डॉल्फिन हो गया, वेलेंटेरा ब्लू व्हेल हो गया, पैंथेरा टाइग्रिस बाघ हो गया, पैंथेरा लियो शेर हो गया। ये सब एग्जाम्पल हैं हमारे यहाँ मैमल्स के। तो ऐसे देखेंगे आप, केवल एग्जाम्पल्स देखिएगा, और जो कॉमन फीचर है जो नया मिल रहा है जहाँ पे, इसको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। अगर हम वैसे नॉर्मली अगर हम जनरलाइज करें, तो आपने पूरी फेरा में क्या पढ़ा? वहाँ पे वाटर कैनाल सिस्टम पढ़ा। सिलेंट्रेटा में क्या पढ़ा? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इनोफोरा में हमने देखा कि ये समुद्री होते हैं और ये जैव प्रतिदीप्ति शो करते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा। प्लेटियल निथीज में हमने देखा कि यहाँ पे अंग की शुरुआत हुई, अंग बनने की शुरुआत हुई, और गुही होते हैं। यहाँ पे फ्लेम सेल ज्वाला कोशिका के द्वारा उत्पन्न होता है। एसके हेलमिंथेस की बात करें तो कूट गुही। वहाँ पे हमने क्या सवाल के पर्पज से देखा कि यहाँ फीमेल जो है बड़ी होती है मेल से। वही एनेलिडा में आया तो बॉडी एनुलस की बनी। जब एनेलिडा की बात हम कर रहे थे तो वहाँ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम मिला, क्लोज टाइप का। आर्थ्रोपोडा की बात करेंगे तो ज्वाइंटेड लेग मिला, लेकिन परिसंचरण तंत्र कैसा था? खुला था। मोलस्का की बात करेंगे तो मोलस्का में क्या मिला? मोलस्का में विसरल हम्प मिला, मेंटल कैविटी मिला। कैनोडर्मेटा में स्पाइनी स्किन मिला, और वहाँ पे मिला वाटर वेस्कुलर सिस्टम। हेमिकॉर्डेटा में स्टोमोकार्ड मिला, जो नोटोकार्ड की तरह दिखता था लेकिन था नहीं। ऐसे करके अगर हम देखेंगे तो फिर हम चलेंगे किसमें? कॉर्डेटा में। तो हमने 3 भागों में बांट लिया था, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा में क्या था कि पूंछ में इलाके में केवल क्या पाया था? नोटोकॉर्ड पाया जाता था, जो बाद में खत्म हो जाता था एडल्ट स्टेज में। फिर हम सिफेलोकॉर्डेटा की बात करते हैं तो इसमें नोटोकॉर्ड परसिस्ट करता है थ्रू आउट द लाइफ, और सिर से लेके पूंछ तक होता है। वर्टिब्रेटा में हम कहा करते थे कि नोटोकॉर्ड जो है वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए वर्टिब्रेटा कहा करते थे। फिर वर्टिब्रेटा को भी हमने फर्दर क्लासीफाई किया था कि जबड़े हैं कि नहीं। तो जिनके पास जबड़े नहीं थे, एक नहीं था, हम साइक्लोस्टोमेटिया का जिक्र किया करते थे। और जिनके पास जबड़े थे उसमें अगर हम बात करें तो फिन्स था या लिम्स था। तो इन्हें पीसीज में रखा गया, और अगर फिन्स लिम्स था तो उन्हें टेट्रापोडा बोला गया। फिन्स में जब हम बात करते हैं, पीसीज में बात करते हैं, तो 2 तरह की फिशें पढ़ी हमने। एक पढ़ी कार्टिलेजनस, वो यानी उपास्थि मछलियाँ, और एक पढ़ी अस्थिल। उपास्थि मछलियों में जो कंकाल बना होता है, किसका बना होता है? उपास्थि का बना होता है। वायु कोष्ठ नहीं पाए जाते थे, यही सबसे मेन फीचर है, इसलिए इनको कॉन्टिन्यूसली तैरना करना पड़ता है। इनके यहाँ गिल्स अपर कुलम से ढके नहीं होते हैं उपास्थि मछली। यही सब सवाल जो आपसे पूछे गए, ठीक है। फिर बात करेंगे अस्थिल मछलियों में, तो जो यहाँ पे नहीं है, जैसे कि मान लीजिए देखेंगे, अगर अस्थिल मछलियों को देखें तो उनका कंकाल किससे बना होगा? अस्थियों से बना होगा। वायु कोष्ठ पाए जाते हैं, ये तैरते रहते हैं, इसलिए एक आराम भी कर सकते हैं पानी में। अगर हम बात करें एम्फीबियंस की बात करें, फिर जैसे नाम से करता है कि दोनों जगह रह सकते हैं, जल थल रह सकते हैं। फिर हम पढ़ रहे थे किसके बारे में? रेप्टाइल्स के बारे में। हमने बोला रेंगने वाले प्राणी होते हैं, का शरीर शुष्क होता है। और वैसे ही हमने देखा किसके बारे में? बर्ड्स, चिड़ियाओं के बारे में। चिड़ियाओं में देखा कि हम वायु कोष्ठ पाया जाता है जो उनको उड़ने में मदद करता है, इनके शरीर को लाइट बनाया। फिर मैमल्स का हमने जिक्र किया। तो आपको एग्जाम्पल्स देखने हैं, और इस तरह के जो स्पेशल फीचर्स है ना, बस उसको याद रखना है कि किसमें हमें क्या नया मिला, वही सवाल होता है। इसके अलावा कोई सवाल नहीं होता है। तो आप इसी अंदाज में पढ़ेंगे तो एनिमल किंगडम भी आपको क्या लगेगा? आसान लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे, सारे क्वेश्चन, सारे चैप्टर खत्म कर लेंगे हम लोग। फिर मिलेंगे आपसे क्वेश्चन सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।